पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा होता है। नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं और उनकी मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ। एक ख़ास बात है कि यूएन का जब भी ये सेशन आता है तो भारत कोई ना कोई हरकत करता है, या इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में या भारत के अपने अंदर शहरों में कुछ ना कुछ प्लान किया जाता है। और 2001 के बाद से भारत की बाकायदा तौर पे ये एक पॉलिसी बनी कि पाकिस्तान को फ्रेम इंटरनेशनली ऐसे करना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके साथ राब्ते हैं और एक सीरीज़ ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं जो भारत करता आया। जो आज हमारे दो मिनिस्टर्स वफाकी वज़रा शेख रशीद अहमद फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर और फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने जो सबूत सामने रखे उससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि न्यूजीलैंड का जो दौरा था वो कैंसिल हुआ पाकिस्तान का, उसके पीछे भी भारत था। ये बात जिस तरह से जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमारे सामने आज रखा गया तो इसमें ये बात भी कही जा सकती है कि ये एक साइबर टेररिज्म का दहशतगर्दी का एक्ट है भारत की तरफ से, क्योंकि इसके पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे और पॉलिटिकल मोटिव इसके बड़े वाज़ेह थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना चले, पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो इमेज है वो एक अनसेफ कंट्री का कि जी महफूज मुल्क नहीं है वो प्रोजेक्ट किया जाए इस हवाले से। और साथ साथ जो दहशत इन्होंने फैलाई उस दहशत में आके न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। तो साइबर टेररिज्म की जो बुनियादी डेफिनीशन है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है उसमें ये वाला केस बाकायदा तौर पे पूरा आता है। इस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, एक कंट्रोवर्सी जो कि हुकूमत ने शायद खुद जिसको जन्म दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो बैरूनी ममालिक से तहफ़ मिलते हैं उसकी तफसीलात मांगी गई थी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने फरवरी में इस हवाले से बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया कि ये इंफॉर्मेशन मुहैया कर दी जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह फैसला किया कि नहीं जनाब, ये हम तहफ़ की तफसीलात सामने नहीं लाएंगे। इसमें पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑर्डर था वो क्या है, हुकूमती मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है, और जो गिफ्ट्स माजी में मिलते रहे जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी सवाल उठाती रही, वो कौन से तहफ़ हैं वो भी आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि एक निजी बैंक उसके जो अहलकार हैं उन्हें हरासा से किया जा रहा है और कल जब अदालत में उन्हें पेश किया जाना है तो क्या FIA उन तमाम को इकट्ठा पेश होने देगी और इस केस को क्या इसी तरह कवर अप किया जाएगा कि तमाम लोग इकट्ठे हैं और एक ही तरह का बयान दे के निकल जाएं, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंसेस इस हवाले से मौजूद हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे ये चीज़ जाहिर कर रहे हैं कि MCB के एम्प्लॉयज़ को हरासा किया गया। जो दस्तावेज़ात हैं वो ये बात बता रहे हैं, कुछ ऑडियो मैसेजेस हैं वो ये बात बता रहे हैं और एक उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ऑफिशियल अरेस्ट भी इस हवाले से हुए। तो ये मामला क्या है और ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा, और इस हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि जी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने तो बिजनेस करना है, उसे छोड़ दिया जाए। मुख्तलिफ ममालिक में बिलियनियर्स जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं। मैं आज ही रिसर्च कर रहा था इस हवाले से, तो अल्जीरिया में 5 बिलियनियर्स को एंटी करप्शन ड्राइव के तहत गिरफ्तार किया गया। वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि जी मईशत नहीं चलेगी, इनको छोड़ दें जनाब, उनको फ्रंट रो पे बिठा के उनके आर्मी चीफ के सामने या वजीर आजम के सामने किसी ने उनकी लॉबी करके नहीं बिठाया, कहा कि नहीं जनाब इनको गिरफ्तार किया जाए। चीन ने अपने बिलियनियर को गिरफ्तार किया, 18 साल उसको सुन दावू को सजा दी और उसमें भी जो था मसला क्या था कि जो स्टेट अथॉरिटीज थी, स्टेट लैंड था, उस हवाले से उसकी करप्शन सामने आई थी और बिलियनियर आदमी उसको पकड़ के पाबंदे सलासिल कर दिया गया। इंडिया की अगर आप मिसाल लें वहां तो बहुत सारे हमें केसेस सामने नजर आते हैं और 4 बैड बॉय इंडियन बिलियनियर्स, उनके केस स्टडीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इंडियन इकॉनमी को भी इस हवाले से कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में नैब के नाखून तराश देंगे, जो एक सिलसिला नून लीग के दौर में शुरू हुआ उसका तसलसल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी नजर आया कि खास शख्सियात को हस्बे मंशा केसेस उनके रोक दिए जाएं। इस पे बात करेंगे थोड़ा आगे चल के। आज नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज दो हमारे वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो पाकिस्तान में क्रिकेट को सबोटाज करने की साजिश है उसे बेनकाब किया। जो क्या ये साइबर टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्शद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो देखें, ये उसी सिलसिले की कंटिन्यूटी है जिसके सबसे पहले प्रोग्राम शायद 2016-17 के अवाइल में आपने शुरू किए थे पाकिस्तान में। आपने बात करनी शुरू की थी 5th जनरेशन वॉर की 17-18 में। उस टाइम तक बहुत सारे लोगों को एलियन लगती थी बातें, कई लोगों को ये लगती थी ये ऐसे ही बस दूर की कौड़ी है। लेकिन आज जो प्रेजेंटेशन सहाफ़ियों को दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें आईपी एड्रेसेस, उस डिवाइस को दिखाया गया, किस तरीके से दिखाया गया कि पहले एक फेक मैसेज जनरेट किया जाता है, उसके पीछे अभिनंदन मिश्रा जो एक सहाफ़ी हैं, मैं ये कहूँगा मशहूर सहाफ़ी हैं इंडिया के, कोई गुमनाम नहीं है, वो एक आर्टिकल लिखते हैं उसके ऊपर बेस करके, फिर न्यूजीलैंड पुलिस को लिखा जाता है, फिर एक क्रिकेटर की वाइफ को फिर एक वाइफ को लिखा जाता है, और ये पूरा एक केस बिल्ड किया जाता है कि किसी तरीके से इसकी एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए। जो मिनिस्टर तो ये बिल्कुल साइबर टेररिज्म में बात की, वो भी नाज़रीन को सुने हैं कि क्या कहा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब ने। आइए देखते हैं नाज़रीन। क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा खत्म कर देना चाहिए। 19 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से। ये अकाउंट जो है बनाया गया। द न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट सेंड देयर क्रिकेट टीम टू पाकिस्तान बिकॉज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान इज नॉट गुड। एज फार एज आई नो, अ ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन IS, जो दाइश जिसको हम कहते हैं, इज लुकिंग फॉर अ बिग टारगेट इन पाकिस्तान। दैट टारगेट could be New Zealand cricket team so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan. I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine, but I like cricket and I am not in favor of attacking the game. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. जी नाज़रीन, आपने सुना, और इस पोस्ट को जो हुकूमत कह रही है कि फेक पोस्ट थी, उसको इंडियन सहाफ़ी ने इस्तेमाल किस तरह से किया, ये भी बताया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। 21 अगस्त 2021 को अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसानुल्लाह एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। अब ये जो अभिनंदन मिश्रा है, इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह सालेह से, जो कि अफगानिस्तान के फॉर्मर NS हैं, और अमरुल्लाह सालेह के पाकिस्तान के बारे में ख्यालात जो हैं वो आप सब जो है आपको उनका पता है। जी नाज़रीन, आपने देखा इस हवाले से, और साथ जो ईमेल IDs क्रिएट किए गए, हमजा आफरीदी का नाम, किसने ये अकाउंट बनाया, किस ईमेल, प्रोटॉन ईमेल को इस्तेमाल करके, और IP एड्रेस ट्रैक कहां पे हुआ, ये क्या बताया, आइए देखते हैं। एक ईमेल ID जनरेट की गई हमजा आफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल ID से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया, और ये जो ईमेल ID है ये हिंदुस्तान से VPN के जरिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और IDs हैं, और वो 13 की 13 जो IDs हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है। जी नाज़रीन, और ये हमजा आफरीदी असल में कौन था, ये कहाँ पे ट्रैक हुआ, कौन, क्या ये ओम प्रकाश शर्मा, ये कौन निकला, आइए देखते हैं। Social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Om Prakash Mishra from Mumbai, Maharashtra. So again, here comes a very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra, and a fake ID of Hamza Afridi was used to send a threat to New Zealand team, but actually this threat was sent from Mumbai, Maharashtra. जी नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, दहशत गर्दी की जो क्लासिक डेफिनेशन है उसमें आता है कि जनाब उसके पॉलिटिकल मकासद हों। इसके मकासद आपको समझ आ रहे हैं कि इंडिया ये सब कुछ क्यों कर रहा है क्रिकेट को पाकिस्तान में सबुटाज करने के लिए? देखिए अर्शद साहब, 2-3 चीज़ें इस पर हैं। एक तो हमने पहले अभिनंदन मिश्रा की बात की, उन्होंने फिर 18 सितंबर को दोबारा एक आर्टिकल लिखा
दोबारा से, क्योंकि वो इस स्टोरी, कनकॉर्डेड स्टोरी जो थी इसके ऊपर चल रहे थे, वो तो दोबारा एक लिखा उन्होंने। और ये जो जैसे हमारे यहाँ लोगों को पता है यूफोन है, मोबिलिंक है, ऐसे इंडिया के अंदर रिलायंस कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी सर्विस इस्तेमाल हुई। VPN इस्तेमाल करके सिंगापुर दिखाया गया। अब आप ये देखिए कि इंडिया ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप सिंगापुर के साथ भी ख़राब कर रहा है। पाकिस्तान तो यही सोचेगा कि ये सारी अटैम्प्ट सिंगापुर से हुई है। तो अब आप ये देखिए कि इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो हिंदुस्तान है वो सिंगापुर को भी नुकसान दे रहा है। उसके बाद ये RMX 1971, ये भी आपको वजह समझ होगी इसकी ID क्यों ये रखी गई। ये उस डिवाइस की ID जिससे ये सारा हुआ किया गया, Realme 1971। उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये किस प्लॉट की सारी हरकत थी। अब देखें, बात ये है कि पूरी दुनिया में ममालिक इसलिए खेलते हैं, वो भले रोमन एम्पायर से आप देखें ग्लैडिएटर्स होते थे उनके, लोग अपनी जान देते हैं, अपना खून देते हैं, स्पोर्ट्स में खेलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। और वजह क्या होती है कि वो अपना जो एक स्टेट की रेजिलियंस है वो दिखाते हैं इंटरनेशनली। वो दिखाते हैं कि कोई स्टेट कितनी इकट्ठी है, किसी स्टेट में कितना पोटेंशियल है। ये आप स्पोर्ट्स के थ्रू भी दिखाते हैं। जैसे जैसे सुपर पावर्स इमर्ज होती जाती हैं कोई भी कंट्री, आप ओलंपिक्स के टेबल पे उनके मेडल भी बढ़ते हुए देखते जाते हैं। तो स्पोर्ट्स एक एक्सप्रेशन है किसी भी कौम का, अपनी सॉवरेनिटी के बारे में, अपनी इकाई के बारे में, अपने होने के बारे में। तो हिंदुस्तान बहुत देर से ये 5th जनरेशन वॉर में 2-3 एरियाज के अंदर रोल प्ले कर रहा है। उसमें एक क्रिकेट को भी उन्होंने पकड़ा हुआ है और वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ क्रिकेट हो। और इसमें भी आपको एक बड़ा डिटेल्ड और बड़ा ही कंप्रीहेंसिव उनकी एफर्ट नजर आती है जो उन्होंने की। और आज ये सारी बातें जो 3-4 सालों से आप भी कर रहे थे और भी दानिश्वर कर रहे थे, पाकिस्तान में किताबें, इस पर आर्टिकल्स भी लिखे गए कि जो 5th जनरेशन वॉर है ये किस तरीके से एक तरफ हमें वहाँ गिराया जाता है और या गिराने की कोशिश की जाती है, और जैसे ही वो होता है तो इधर बहुत सारे उनके जो सियासी यतीम हैं वो उस पर लुटियां डालना शुरू हो जाते हैं। ये तो पॉलिटिकल मोटिव इंडिया का हो गया इसमें क्लियर। दहशत भी इस एक्ट से फैली कि न्यूजीलैंड की टीम खौफजदा होकर यहाँ से चली गई। तो जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ टेररिज्म के हैं वो तो सारे मुकम्मल होते नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ये साइबर टेररिज्म का केस अब UN में उठाएगा। वजीर आजम ने तकरीर भी करनी है। आप पोलिटिकल कम्युनिकेशन के SAPM में आप एडवाइस करेंगे उन्हें सवाल? बिल्कुल एडवाइस भी करेंगे, और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी ऑलरेडी न्यूजीलैंड में भी हम इंगेज्ड हैं और हर फोरम को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और हर सूरत ये जो हिंदुस्तान ने हरकत की है इसको बेनकाब किया जाएगा। और इसमें न्यूजीलैंड की भी जिम्मेदारी थी कि वो हमारे साथ मालूमात शेयर करते। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अभी तो एक चीज आई है प्रिलिमिनरी, और बहुत कुछ आएगा कि सिंगापुर को किस तरह से इस्तेमाल किया। कुछ इस तरह की ईमेल्स गई हैं, इतलात हैं हुकूमत पाकिस्तान? जी, कुछ इतलात अभी उनके ऊपर काम हो रहा है। जैसे ही वो फाइनलाइज होंगे आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे वो भी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। हमने किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी। अगर किसी को किसी और मैदान में शिकस्त हुई है या किसी को और हजीमत हुई है किसी जगह पे, तो उसका खमियाजा हमने क्रिकेट के मैदानों में नहीं भुगतना। हमने वॉर अगेंस्ट टेरर भी लड़ लिया, हमने दूसरों को कुर्सी दे के नीचे बैठ के भी देख लिया माजी में। अब इमरान खान के हाथ में कमान है इस मुल्क की। एक ही हस्ती के आगे वो झुकते हैं जिनका नाम अल्लाह ताला है। उसके अलावा पाकिस्तान किसी के सामने ना झुकेगा, ना अपने वकार का सौदा करेगा। हम क्रिकेट खेलें या ना खेलें, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से, और भी शायद बहुत सारी हमारे इम्तिहान हो जिनमें से एक ये है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को पता है ये क्या हो रहा है। हम पूरी दुनिया को भी ये बताएंगे क्या हो रहा है। और जैसे आपने कहा ये जो टेररिज्म का ऑफेंस है इसको मंतकी अंजाम तक भी इंशाल्लाह लेके इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक हिस्ट्री है कि अपने मुल्क में भी दहशतगर्दी करवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर देते हैं। और 2001 के बाद क्योंकि पूरी दुनिया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी तो इंडिया में बाकायदा तौर पर बैठ के ये फैसला हुआ कि ना पाकिस्तान को हमने इस तरह से फ्रेम करना है। अब और एक मैं आज बैठ के इस पर रिसर्च कर रहा था, जो सहाफ़ियों की रिसर्च होती है, एकेडमिक आपकी तरह की रिसर्च तो नहीं थी, वो पूरे रेफरेंसेस के साथ, लेकिन जितनी चीज़ें हमने टाइमलाइन उसकी बनाई, एक चीज़ आ रही थी कि UNGA का जब भी सेशन हो रहा होता है उसके आस-पास जाके कोई ना कोई हरकत वो प्लान कर रहे होते हैं। अच्छी रिसर्च थी आपकी, ये बिल्कुल आपकी अच्छी रिसर्च है। आप देखें तो जितने भी बड़े इवेंट हैं, UNGA हो या किसी बड़ी कदावर शख्सियत का साउथ एशिया का दौरा हो, आप ये भी देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा,
या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएस या यूके का दौरा करना हो, ऐसी तमाम जो बड़े इवेंट्स होंगे उससे चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले आपको ऐसी हरकतें होती नजर आएंगी। ये वही पुराना मंजन है जो दोबारा बेचने की, लेकिन अब पाकिस्तान अवेयर है, पाकिस्तान को पता है। आपने मॉनिटर किया होगा इंडियन मीडिया आजकल फिर खबरें चला रहा है कि जनाब कोई दहशतगर्दी के वाकयात एक्सपेक्टेड हैं, कोई प्लानिंग हो रही थी। बल्कि आदिल राय साहब अगर ये इमेजेस आपको दिखा सकें तो मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं कि इंडियन मीडिया ये पिछले चंद दिन से चला रहा है कि जनाब हम टेरर नेटवर्क एक्सपोज कर रहे हैं और पाकिस्तान फिर कोई प्लानिंग कर रहा है अब भारत में किसी कार्रवाई की, और उस हवाले से जो नेक्सस है वो गिरफ्तार इंडियन अथॉरिटीज़ कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन जब भी इंडिया में इस तरह की चीज़ें शुरू होती हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे होता है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया जाता है। और जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि किसी बड़ी शख्सियत का विजिट हो या इंडियन कोई कहीं बाहर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पे जा रहा हो यूएन के हवाले से, तो आपको चंद डिटेल्स बताते हैं इसकी कि ये टाइमलाइन बनती किस तरह से और कितने फॉल्स फ्लैग, झूठे ऑपरेशन भारत ने किए, दहशतगर्दी के खुद वाकयात किए। और जब आप उनकी केस फाइल्स देखते हैं कि अदालतों में कहाँ तक पहुंचे, उसका बाद में फॉलोअप क्या हुआ, तो पता लगता है कि जनाब खुद ही जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है वो उसके पीछे निकले, आरएसएस उसके पीछे निकली। कुछ केसेस में इंडियन मिलिट्री ने खुद अपने लोग टेरर वाकयात करके मरवा दिए। आइए ये एक टाइमलाइन पे एक सरसरी सी नजर डालते हैं। IC-814 इंडियन एयरलाइन का तैयारा 24 दिसंबर 1999 नेपाल के शहर खटमंडू से नई दिल्ली प्रवास के दौरान हाईजैक कर लिया गया और कंधार अफगानिस्तान लैंड करवाया गया। भारत ने इसका मलबा पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर डाल दिया। 20 मार्च सन 2000 को कश्मीरी सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 35 अफराद और बच्चों को RSS के गुंडों ने लाइन में खड़ा करके गोलियां मार दी। ये वाकया अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत से चंद दिन कबल पेश आया और इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाला गया। 2017 में एक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल ने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि भारतीय फौज इस सानहे में मुलव्विस थी और LK अडवाणी को रिपोर्ट जमा करवाई जा चुकी थी। 13 दिसंबर 2001 को भारत ने अपनी पार्लियामेंट पर हमला करके एक और ड्रामा रचाने की कोशिश की। इस हमले में 13 अफराद हलाक हुए। भारतीय हुकूमत ने हमले का इल्जाम पाकिस्तान की तंजीमों पर थोप दिया, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान सख्त कशीदगी की फजा पैदा हो गई और दोनों ममालिक हालत जंग के करीब आ गए। ये ड्रामा 9/11 और खित्ते में अफगानिस्तान जंग शुरू होने के साथ ही रचाया गया ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। 2013 में भारत के वजारत दाखिला के साबिक अफसर अंडर सेक्रेटरी RS मानी ने अदालत बयान में ये राज अफशा किया कि हमले के पीछे खुद भारतीय हुकूमत का हाथ था ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कवानीन पार्लियामान से मंजूर करवाए जा सके। 1 अक्टूबर 2001 में होने वाले रियासत जम्मू और कश्मीर की कानून साज असेंबली के बाहर 4 कार बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में 38 अफराद हलाक हुए और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। भारत ने फौरी तौर पर इसका मलबा हुकूमत पाकिस्तान और जैश मोहम्मद तंजीम पर डाल दिया। बाद अज़ां ये इंकशाफ हुआ कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने इस दहशतगर्दी की तंजीम साजी की और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों में तकरीबन 70 अफराद जान बहक हुए, जिनमें 42 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। तहकीकात के मुताबिक सवामी, असीम आनंद और इंतहा पसंद हिंदू इस वाक़े में मुलव्विस निकले। धमाके का असल मकसद पाकिस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाना था। मुकदमा भारतीय अदालत में चलता रहा, लेकिन 2019 में इन चारों मुल्जिमान को अदम सबूत की बुनियाद पर मुकदमे से बरी कर दिया गया। 18 मई 2007 को हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाके से 9 अफराद जान बहक हुए और 50 जख्मी हो गए। स्वामी असीम आनंद इंतहा पसंद इस वाक़े का असल मास्टरमाइंड था, जिसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंद ग्रुप RSS से ही था। 26 जुलाई 2008 को भारतीय शहर अहमदाबाद में यके बाद दीगरे 2 घंटों के दौरान मुतअद्दिद धमाके हुए, जिसके नतीजे में 57 अफराद हलाक हुए। भारत ने इसका पहला हदफ पाकिस्तान को करार दिया और सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया, लेकिन इसकी तहकीकात से मालूम हुआ कि इसमें भी RSS मुलव्विस थी। 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान के करीब वाक़े भारतीय एयरबेस पठानकोट में भारत ने एक और ड्रामा रचाने की कोशिश की और इस वाक़े में 4 हमला आवरों समेत 7 अफराद जान बहक हुए। भारत ने तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर में बारामूला के सेक्टर उड़ी में चंद मुसल्लह अफराद के हमले में 18 भारतीय फौजी हलाक हुए
और भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के सरबराही इजलास से पहले हुआ। अगले बरस पाकिस्तान के खिलाफ सबूत न मिलने पर इस केस की तहकीकात को बंद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म पहले ही भारतीय पार्लियामान को बता चुके थे कि पाकिस्तान से लाए गए किसी असले के इस्तेमाल करने का सबूत नहीं मिला। 22 जुलाई 2003 को 3 दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारतीय फौजी कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक ब्रिगेडियर समेत 8 भारतीय फौजी हलाक और 12 जख्मी हुए। 26 सितंबर 2013 को जम्मू कश्मीर में 2 खुदकश बम धमाकों में 13 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 3 खुदकश बमबार थे। ये वाकया सांबा डिस्ट्रिक्ट में हुआ और हलाक होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल बिक्रमजीत सिंह समेत 5 भारतीय फौजी, 4 पुलिस एहलकार और 2 शहरी शामिल थे। 24 जून 2013 को हैदरपुरा श्रीनगर में भारतीय फौजी कॉन्वॉय पर हमले के नतीजे में 8 फौजी हलाक हुए। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 5 अगस्त 2015 को होने वाले वाक़े में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 एहलकार हलाक हुए और 8 जख्मी हुए। 25 जून 2016 को 8 CBFC एहलकार मारे गए और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। ये वाकया भी भारतीय फौजी काफिले पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधम सेक्टर में हुआ। 18 सितंबर 2016 को उड़ी सेक्टर में मौजूद भारतीय फौजी बटालियन हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 17 फौजी हलाक और 20 जख्मी हुए। 14 फरवरी 2019 को भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर फौजी वैन पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 40 भारतीय फौजी हलाक हुए। भारत ने हमेशा की तरह बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिए। पाकिस्तान की जानिब से यकीन दहानी कराई कि हर किस्म की तहकीकात में ताउन किया जाएगा। बाद अज़ां सबूतों के साथ ये साबित हुआ कि ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारतीय हुकूमत ने खुद ही अपने जवानों को मारा। जी नाज़रीन, इसमें अगर आप टाइमलाइन को गौर से देखें तो ये वो वक्त था जब पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा था और भारत अपने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात करवा के, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम दिए जा रहा था। नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि अब फिर दोबारा इस तरह की कोई हरकत करने का सोच रहा है? क्योंकि जो इंडियन मीडिया में ट्रेंड्स चल रहे हैं वो हमेशा पहले, हर वाक़े से पहले इसी तरह के ट्रेंड्स नज़र आते थे। आप सिर्फ इसको उधर ही ट्रेंड्स ना देखिए, बाकी आप इधर भी ट्रेंड्स देखिए कि पिछले 2-3 महीने से एक ख़ास सियासी जमात जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर भी तनकीद करती है, हमारी जमात पर भी तनकीद करती है और माजी में बहुत करीब रही है हिंदुस्तान के, वो भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली तनहा करने की जो नैरेटिव है वो पिछले 2 महीने से बेचने की कोशिश कर रही है। वो शुरू होता है, उसके बाद ये सारा फॉल्स फ्लैग, ये वर्चुअल जो टेररिज्म है ये शुरू होता है और ऑन टॉप ऑफ दैट नवाज शरीफ साहब एक मिस इन्फॉर्मेशन लंदन में बैठ के फैलाते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को टेलीफोन किया जो उसने नहीं उठाया और यही मोदी हमारे घर आया करता था, ये वो फरमा रहे थे। मैं करेक्ट कर दूं रिकॉर्ड पे कि ना पाकिस्तान को किसी से बात करने का शौक़ है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जब तक कश्मीर का जो स्टेटस है वो रिज्यूम नहीं किया जाता। पाकिस्तान किसी किस्म की ऐसी इंगेजमेंट नहीं चाहता, ना किसी को फ़ोन किया गया है और ना किसी ने कोशिश की है। लेकिन अगर किया भी होता, एक मोमेंट के लिए फ़र्ज कर लेते हैं कि अगर ऐसा फ़ोन किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने किया होता और आगे से फ़ोन ना उठाया होता, तो अगर किसी बंदे में ज़रा सी भी पाकिस्तानियत हो तो वो लंदन में बैठ के अपने मुल्क को इस तरह के ताने नहीं देता और उनकी बेटी सब्ज़ पासपोर्ट के ऊपर हमले आवर नहीं होती। तो ये आप सारा सागा मिला हुआ देखें तो आपको नजर आएगा कि 5th जनरेशन वॉर वाली सारी जी बिल्कुल भी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती हैं और ये 5th जनरेशन वॉर जो है वो कंप्लीट इन एक्शन आपको नजर आता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, के बाद जब दोबारा आप खिदमत में आएंगे तो तोशा खाना, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमेशा से ट्रांसपेरेंसी का जिक्र करती थी, खुद डॉक्टर शहबाज गिल साहब किसी एक हार का कई दफ़ा जिक्र करते हुए पाए गए जो कि गिफ्ट मिला था, अब जब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का एक ऑर्डर आया कि जनाब जो तफसीलात हैं वज़ीर आज़म को तहफ़ मिले उसको पब्लिक करें, तो हुकूमत उसको अपोज क्यों करिए? इस पर बात करेंगे। FIA का 25 अरब का शहबाज शरीफ वाला केस और उसमें निजी बैंक्स किस तरह से मुलव्विस हैं, बयानात किस तरह से तब्दील करवाने की कोशिश हो रही है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा शफाफियत की बात करती आई और 19 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी बात की और कहा कि कोई कानून शानून नहीं, हुक्मरान वक्त जो है इस्लामी इक़दार के मुताबिक अवाम को जवाबदेह होता है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं।
अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए प्रेजेंट करते थे। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा ए उमर किधर से कपड़े लिए, जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं और वो जवाबदेह भी है। पहले तो जरा पंजाब से शुरू करते हैं, फिर वफाक की तरफ भी आते हैं। वज़ीर आला पंजाब से तफसीलात मांगी गई कि जनाब आप कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तफसीलात देने से इनकार कर दिया गया, प्राइवेसी इन्वोक कर ली गई। ऐसी कौन सी प्राइवेसी है चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ियों के हवाले से? आज ये एक खबर एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई और ये हमारी इन्फॉर्मेशन में आई। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की भी इन्फॉर्मेशन में ये लाई गई और ये चीफ मिनिस्टर साहब की इन्फॉर्मेशन में भी लाई गई। ये बिल्कुल किसी ने लिखा, लेकिन ना ये चीफ मिनिस्टर की इन्फॉर्मेशन में था, ना उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की। ये किसी ने नीचे से ब्यूरोक्रेसी में ये डिनाई कर दिया। लेकिन ये कल या परसों ये सारी इन्फॉर्मेशन इशू हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है, कोई भी चीज़ जो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर इस्तेमाल होती है वो आवाम का जानना हक है। प्राइम मिनिस्टर पहले सियासतदान है पाकिस्तान में जिन्होंने ना सिर्फ अपने तमाम असासों का हमेशा ट्रांसपेरेंट तरीके से बात की, बल्कि ऐसे तमाम लोग आपकी ख्वाहिश पे, मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश पे ऐसे पीएम्स जिनके कानून के मुताबिक आपने देखा कई फारिग भी हो गए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी की वजह से वो वही से कोशिश आपकी मुझे भी फारिग करवाने की थी, लेकिन वो आपके अभी तक अकाउंट सही थे, हमने चेक किया था। वो एक सवाल भेजा था, आपने जवाब दे दिया था। अच्छा, तो कर्जा शर्जा भी था ना। तो वो कहने की बात ये है कि आपकी ख्वाहिश पे जो इवन कानून में नहीं भी था वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर की करवाई चीजें, और उस पर आपने देखा कॉन्सिक्वेंसेज में कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटेड पॉलिसी है, कोई दोस्त है कोई दोस्त नहीं है। अगर वो कानून को वायलेट करता है हम उसके साथ नहीं खड़े, फिर कानून अपना एक्शन ले। और ये हमने करके बताएंगे या बिल्कुल उन्हें बतानी पड़ेगी और बताएंगे बिल्कुल। एक फंड्स के हवाले से भी था, कोई डिस्क्रिशनरी फंड्स भी होते हैं उनके पास? देखिए दो बातें अरशद साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जीरो डिस्क्रिप्शन। मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, उनसे फंड्स का भी सवाल किया गया, वो भी उन्होंने जवाब मेरे ख्याल में उनके पास जो वजीर आला के डायरेक्टली सवाब दी हैं वो शायद नहीं, लेकिन जो गुरबा को मदद करने के लिए, किसी का इलाज करवाने के लिए एक उनके पास कोटा है डिस्क्रिशनरी फंड्स का, लेकिन उसका भी बिल्कुल ऑडिट मौजूद होगा और वो भी इशू हो जाएगा, वो भी शेयर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पब्लिक का है। इसमें हम कभी वही प्राइम मिनिस्टर की जो आज से 22 साल पहले की स्टेटमेंट्स थी वहीं खड़े हैं कि जो हुक्मरान है वो अवाम को जवाब दे। आल्दो इस मुल्क में उसका रवाज नहीं है, और हमें वो भी कह रहे हैं जो कोई हार चोरी करके ले गया, कोई गाड़ी ले गया झूठे तरीके से, किसी ने तोशा खाने में कुछ जमा ही नहीं करवाया, किसी ने बताया ही नहीं मुझे क्या क्या मिला, और कहा जी ये तो मेरे जाती रिलेशनशिप थे, कोई चीज 200 रुपए की ले गया, कोई 2000 रुपए की ले गया। आज वो लोग भी बातें कर रहे हैं। के हवाले से भी इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब, वजीर आला पंजाब, वो भी रिवील करेंगे जी। जो भी जहां जहां टैक्स पेयर का पैसा इन्वॉल्व है, वो कोई भी ऐसी चीज है, देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे तमाम पीटीआई के, वो गवर्नर्स हों, वो चीफ मिनिस्टर्स हों, वो मिनिस्टर्स हों, ऐसे पीएम्स हों, कोई भी हो, सबके लिए मिसाल सेट करता है इमरान खान। क्या कभी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस तरह से एक एक पैसे का हर साल के आखिर पे बगैर पूछे, हम खुद बताते हैं 108 करोड़ रुपया, 108 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले 3 सालों में वजीर आजम ऑफिस का खर्चा कम करके बचाया है। तो हमने तो हर चीज रिवील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। क्योंकि आपने ये सारी इतनी अच्छी बातें की और अच्छे अहकाम दिए वजीर आजम साहब ने, जिसपे कि यकीनन अमल दरामद भी हम एक्सपेक्ट करेंगे हो जाएगा। तो फिर तोशा खाना केस में जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका बड़ा वाज़ेह ऑर्डर था, हुकूमत उसमें अपील में चली गई कि नहीं जी वजीर आजम को जो तहफ़ मिले हैं उसके पब्लिक नहीं होना चाहिए तोशा खाना में के हवाले से। देखिए दो बातें अरशद साहब, जब एक नेशन किसी दूसरी नेशन से मिलते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स, आज इमरान खान साहब हैं, कल कोई और हो सकता है, उससे पहले कोई और था, तो वो नेशंस एक दूसरे के साथ उनके सफारती ताल्लुकात कैसे हैं वो उस हिसाब से एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी की बात बताऊं कि एज अ अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आप $100 तक का गिफ्ट ले सकते हैं। $100 से ऊपर का जो गिफ्ट होगा वो आपको वहां भी तोशा खाना है, उसमें जमा करवाना है, और फिर एक कीमत दे के उसकी परसेंटेज कीमत दे के उसकी आपने वो वहां से लेना है। इसी तरीके से पाकिस्तान के भी कवानीन है। हमारे आने से पहले 2 रवाज थे, या तो तोहफे चोरी कर लिए जाते थे, तोशा खाना पहुंचते ही नहीं थे। फॉर एग्जांपल मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में गया, वहां से तोहफा मिला, वापसी पे आके किसी को नहीं बताया, सीधा घर।
और अगर तोशाखाने लेके गए तो औने पौने दामों उसको उठा लिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए तो ये वाज़े अहकाम दिए गए कि तोशाखाने में हर चीज़ जाएगी जो भी मिलेगी, वो किसी वजीर को मिले, किसी ब्यूरोक्रेट को मिले, प्राइम मिनिस्टर को मिले, सदर पाकिस्तान को मिले, किसी को भी मिले। 18 दिसंबर को आपने इस हवाले से ऑफिस में मेमोरेंडम भी निकाला, सारे रूल्स वगैरह भी उसमें वाजे किए। जी बिल्कुल। 50% आपने वैल्यू कर दी, उसको 10-15% से बढ़ा के 10 से 15% होती थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं 50% चाहिए चीज। एक सेकंड से देखिए, यहाँ रवाज था, आजम खान साहब को सुना है कोई करोड़ रुपए की घड़ी मिली थी, उन्होंने वो वापस कर दी। आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर को एक बड़ी महंगी तकरीबन मालियत जो जराए बताते हैं 1 करोड़ की थी, वो उन्हें वापस करनी पड़ी क्योंकि आपने अब उसकी कीमत 50 लाख होगी, नहीं तो वो सस्ती मिल जाती 10 लाख की। नहीं, वैसे आजम खान साहब को मैं जानता हूँ, वो सस्ती पे भी ना लेते, महंगी पे भी ना लेते, ही डजंट। तो अब मैं क्या कहूँ, आपकी इंफॉर्मेशन है तो मैं डिनाई करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन ये दुरुस्त है कि उन्होंने वो घड़ी नहीं रखी थी और वो सस्ती भी होती थी। कोई गोल्ड प्लेटेड गन वगैरह भी मिली है काफी महंगी। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं रखी, वो भी जमा करवा अच्छा, वजीर आजम साहब ने कहा कि जनाब मुझे कुछ गिफ्ट मिला था, बल्कि सुन ही लेते हैं वो क्या कहा वजीर आजम ने कि कौन सा मिला था, फिर उसके पैसे जमा करवा के कुछ पैसे उन्होंने खर्च किए सड़क बनाने के लिए, क्या कहा, आइए देखते हैं। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली, तोशाखाना में पैसे जमा करवा के जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। कौन से कितने पैसे मिले और कितने जमा करवाए? और मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, कल मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने शो में दिखा दीजिएगा। मुझे पता नहीं था आप ये सवाल पूछेंगे तो एग्जैक्ट, लेकिन ये बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वो पैसे उसमें से बचे उनको लगा के ये पैसे, तो प्राइम मिनिस्टर का आपको पता है, और आप कोई भी अटैक करें, पैसे वाले मामले का सॉफ्टवेयर ही प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं है। वो चाह के भी ये काम इस हवाले से वाकई कहा जाता है मलंग आदमी, और दुश्मन भी कहते हैं कि जो करीब से जानते हैं वो वाकई गवाही देते हैं कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन अब एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फिर किसने ये क्रिएट की कि जी वजीर आजम साहब को एक बात बताता हूँ, इस एम्बेरसमेंट में डाला जाए कि हालांकि वो बंदा भी ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन बड़ा वाजे कह रहा है। मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बता देता हूँ, अपील का, 1 मिनट मुझे दें, कि आपने फॉरेन रिलेशंस का जिक्र किया तो वो कहते हैं कि जनाब इवन सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स ऑन हुज बिहाफ गिफ्ट्स आर रिसीव्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स विल कम टू नो दैट देयर गिफ्ट्स आर प्रॉपर्ली मैनेज्ड रिजल्टेंटली स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल एंड इंटरस्टेट रिलेशंस। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने इसका भी जवाब आपको दिया हुआ है कि जनाब ये तो दूसरे ममालिक जो गिफ्ट दे रहे हैं वो कहेंगे पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर रहा है, तो पब्लिक होनी चाहिए। देखिए, मैं दो चीजें इसमें बताता हूँ। आप देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको कई दफ़ा पता भी होता है गलत हुई हैं, लेकिन आप उन्हें उस तरह पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लेके जाते और आप उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। PMLN की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की हो, मेरे से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन रखते हैं कि किस मुल्क की एम्बेसी में पाकिस्तान के फंड्स में कितना कितना बड़ा कुर्द-बुर्द हुआ। लेकिन क्या हमने वो गंदे कपड़े मीडिया पे धोए? इसलिए नहीं, हमने उन चीज़ों को फिक्स किया, करेक्ट किया, इसलिए कि वो हमारी मुल्क की सलामती, हमारे रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज़ के मामला हैं। इसी तरीके से अरशद साहब, ये बहुत ही संगीन और संजीदा मामला है कि जब एक मुल्क हमें, आपके प्राइम मिनिस्टर को एक मुल्क बहुत एक्सपेंसिव तोहफा देता है और वो तोशाखाने में जमा होता है, या आपके किसी मिनिस्टर जाते हैं उन्हें बड़ा एक्सपेंसिव देते हैं, तोशाखाना जमा करवाते हैं या पैसे दे के अपने पास रखते हैं, अगर उसको डिस्क्लोज करते हैं तो उसके साथ वाले मुल्क को पता लगेगा इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या वार्मथ है, क्या एक्सचेंज हो रही है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को बताते हैं और बहुत सारी नहीं बताते, और पूरी दुनिया में इसका कोई आप देख लें मरवजा असूल नहीं, ज़्यादातर मुल्क जो है इनको अपने अपने रिलेशंस को अपने ताईं रखते हैं। हमें कोई मसला नहीं। एक मैं गारंटी आपको दे दूं कि आज के दिन तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस टाइम ये 10:30 पौने 11 का टाइम होगा, आज के दिन तक एक सुई भी ऐसी नहीं है जो हमारी गवर्नमेंट में किसी को मिली हो और वो तोशाखाना में रजिस्टर्ड ना हुई हो और उसकी प्रॉपरली इवैल्यूएशन के बाद वो इशू ना हो, लेकिन उसको डिस्क्लोज ना करने की। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन कहता है कि जब आप ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते तो इससे र्यूमर्स फैलती हैं, और अगर आप ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे तो र्यूमर्स खत्म हो जाएंगे। और र्यूमर्स फैलेंगे, ये क्यों दिया, किस लिए दिया, वो तो अंडरस्टैंडेबल है ना। नहीं, अब तो आएगा कि जी पता नहीं कितने करोड़ के हीरे जवाहरात ज्वेलरी उस तरह की चीजें फैलेंगी, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कहता है कि सर्टिफाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विल डिस्पेल
rumors about the reporting of the gift to Toshakhana by the public officials. देखिए, जैसे आपको पता है कि 1-to-1 मुलाकातें हों हेड ऑफ स्टेट्स की, या उनके जो इंटरेक्शंस होते हैं या मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी दफ़ा उनको हम बहुत सारी चीज़ों को स्टेट सीक्रेट्स के तौर पर आप रखते हैं, जिनको आप दूसरे मुल्कों की इजाज़त के बगैर नहीं करते। अब हमारे बहुत सारे ब्रादर मुल्क हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कौन, वो इस चीज़ को बहुत सख्ती से डिसलाइक करते हैं, इसे बदतमीजी समझते हैं। अगर आप उनके तो दिए हुए तोहफे को, तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि फिर साबिक वजीर आजम पे तोशाखाना रेफरेंस बना हुआ है, ये बता साबिक सदर पे तोशाखाना रेफरेंस बना हुआ है, तो वो भी तो डिफरेंट ममालिक ने गिफ्ट दिए थे। ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सवाल बनता है कि आप खुद तो कह रहे हैं आपने डिस्क्लोज नहीं करने और दूसरों पे केसेस बने, तो ये आप डुअल फेस कैसे रख रहे हैं? इसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, एक बात यह है कि एक तोहफा मिला, वो रिकॉर्ड हुआ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हुआ, उसके प्रॉपर पैसे पे किए गए, या खातून अव्वल का एक हार आया टर्की से और आप चोरी करके घर निकल गए, किसी को बताया ही नहीं। क्या भाई वो साइड में खड़ी हुई साइकिल थी कि आपने उसको टांग दी और निकल गए आप? हार था इतना एक्सपेंसिव। अगर तो आज भी ऐसा हो रहा है तो रिकॉर्ड तो मौजूद रहेगा। हम जब नहीं होंगे तो हम पे भी केसेस बन जाएंगे, जैसे पुरानों पे केसेस बने, किसी ने गाड़ी हथिया ली, किसी ने हार हथिया लिया। आज ये नहीं हो रहा। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर एक एक चीज जो आ रही है वो डॉक्यूमेंटेड है, और आज नहीं तो कल अगर डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे तो अरशद शरीफ तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा वो। हम एज अ स्टेट उसे आके उस तरीके से डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और ना हमें करना चाहिए। वो किसी न किसी सहाफी ने कहीं ना कहीं अदालत ऑर्डर करे तो फिर आप अदालत का तो इंसान पाबंद है। अदालत को अगर लगे ये नेशनल सिक्योरिटी हमारे तो नहीं, कम से कम जिम्मे पड़ेगी ना। और आप कॉन्फिडेंट है उसमें कोई घोटाला नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको पता, मैंने नहीं कहना था। जहां पर मुझे शक होती, क्योंकि बहुत सारे और वुजरा के भी तो हो सकते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो मुझे पता है, लेकिन वुजरा के भी लेकिन मैंने उसे पर्सनली मैंने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ली है कि जो रिकॉर्ड है क्या वो अपडेटेड है, 100% अपडेटेड है, 100% डॉक्यूमेंटेड है। किसी किस्म की उसमें कोई ऐसी चीज नहीं ये वो फलां ले गया, वो फलां ले गया। एक चीज बगैर पैसे पे किए हुए नहीं ली। इस मुल्क में 5% अभी हमारे एक दोस्त हैं आपके और मेरे, रऊफ क्लासरा साहब, उन्होंने बताया कि 2000 रुपए में चीज ले गया, कोई 50 रुपए में ले गया, 35 रुपए। पता क्या वजह थी? शौकत अजीज साहब ने तो अंडरवेयर भी नहीं छोड़े। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब उस चीज की प्रॉपर मालियत लगाई जाती है और कम से कम 50% उसका जमा करवा के आपने लेके जाना है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आप खिदमत में आएंगे तो 25 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग केस और निजी बैंक्स की उसमें किस तरह से मुलव्विस पाए गए और उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको हरासा किस तरह किया जा रहा है, वो एविडेंसेस आपके सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दीगर ममालिक में ये होता है कि अगर कोई बड़ा शख्स करप्शन करे तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता, और हमने बिलियनियर्स के केसेस हैं, चाहे वो मुख्तलिफ हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान हो, चीन की आप मिसाल ले लें, दीगर ममालिक कोई वहाँ पर रियायत नहीं बरती जाती। लेकिन पाकिस्तान में एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि जनाब इकॉनमी बैठ जाएगी, ये अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर चले जाएंगे, और इसके पीछे कहानी ये होती है कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मल्टी बिलियनियर्स होते हैं ये किसी के बेटे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी के भांजे भतीजे को नौकरी दे देते हैं, किसी को कोई महंगे तहफ़ दे देते हैं, किसी को कोई फार्म हाउस दे देते हैं, और फिर वो आपको नज़र आता है कि यही लोग उनकी लॉबी कर रहे होते हैं। कहीं कोई फ़ोन करके इन्वेस्टिगेशन इनकी रुकवा रहा होता है, कहीं कोई एविडेंस टैंपर करने में मदद दे रहा होता है कि नहीं जनाब इनको नहीं छेड़ना। चाहे वो सेंट जेम्स होटल की इंक्वायरी हो, उसमें चीज़ें चलती हैं, रुकवा दी जाती हैं, चाहे वो नैब इंक्वायरी कर रहा हो, फिर अश्योरेंसेज आती हैं, अच्छा जी नैब कवानीन राना सनाउल्लाह से लेके PTI की हुकूमत तक एक ही किस्म के बयानात आते हैं कि जनाब हस्बे मंशा जो काम चल रहे हैं उसको चलने दें, मंशा साहब को कुछ नहीं कहना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल जाएगी। सेंट जेम्स होटल बाकायदा तौर पर FBR ने अदालत में जाके अकाउंट्स फ्रीजिंग का ऑर्डर लिया, नैब सिरे तक पहुँच गई, लेकिन फिर वो इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं वो फाइल आजकल डस्ट गैदर कर रही है। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से राब्ते होते हैं, बड़े लोगों के पास आते जाते हैं, और बाकी क्या मामलात होते हैं वो भी हमारे पास स्टोरीज़ हैं कि किसको कैसे एडजस्ट किधर किया जाता है, क्या फेवर्स एक्सचेंज होती हैं। लेकिन आज नाज़रीन मैं जो आपको केस बता रहा हूँ ये वो केस है जो हमारे FIA के बहुत अच्छे अफसरान इसको पूरी तरह से जब तहकीकात कर रहे हैं, तो मुझे कम से कम ये कॉन्फिडेंस है कि अगर उन्हें खुली छूट दी जाए, उन पर प्रेशर ना डाला जाए, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा वाइट कॉलर क्राइम नहीं है जो कि मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे। शहबाज शरीफ साहब का 25 अरब का जो स्कैंडल है फेक अकाउंट्स केस का, उसकी भी FIA तहकीकात करी और उसमें अब बैंकिंग नेटवर्क भी हमारे सामने आ गया। अब हुआ ये कि जब ये बैंकिंग नेटवर्क सामने आया, इन बैंकर्स को बुलाया जाना शुरू हुआ,
तो एमसीबी की सीनियर मैनेजमेंट, हमने आपको एक ऑडियो भी सुनाई थी इस हवाले से, आसिम सूरी साहब की जो वो मैसेज दे रहे थे, जो ऑडियो उनकी लीक हुई, अजहर महमूद साहब को क्या, और साथ ये व्हाट्सएप मैसेजेस भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ ने क्या बयानात देने और जो बयानात अगर दे दिए FIA के तो वो तब्दील कैसे होने, वो तमाम इसको मैनेज किया जा रहा था, मैनिपुलेट किया जा रहा था एविडेंस को। और इस हवाले से जो पहले FIA को बयानात दिए गए वो क्या बयानात थे, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। FIA ज़राए के मुताबिक मुस्लिम कमर्शियल बैंक के उन तमाम मुलाजमीन जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ खानदान के जाली अकाउंट्स केस से था, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। FIA ज़राए के मुताबिक बयानात रिकॉर्ड करने के बाद MCB की आला इंतजामिया के अहकामात पर MCB के नायब सदर आसिम सूरी ने MCB के ग्रुप हेड अजहर महमूद के साथ मिलकर इन तमाम बयान देने वाले अफसरान और अमले को हरासा करना शुरू कर दिया। FIA ज़राए के मुताबिक 161 के बयानात में MCB के मुलाजमीन ने हक़ाइक़ बयान किए, मगर अदालत में अपने बयानात में लाइल्मी का इजहार किया, और ये सब MCB की आला इंतजामिया के हरासा करने की वजह से हुआ। FIA ज़राए का दावा है कि MCB की ब्रांच मैनेजर फरिया एजाज ने अपने 161 के बयान में कहा कि उन्होंने वरासत अली का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोसेस किया था, मगर आज तक उन्होंने वरासत अली को देखा नहीं। मजीद ये भी इंकशाफ किया कि वरासत अली ने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में टर्नओवर 120 मिलियन दर्ज किया, मगर कुल टर्नओवर 788 मिलियन रुपए था। FIA ज़राए का यह भी दावा है कि फरिया एजाज साहिबा ने बताया कि इस अकाउंट में रमजान शुगर मिल की ट्रांजैक्शंस होती रही और उनको इस बारे में कोई इल्म नहीं कि यह अकाउंट कौन चलाता रहा। FIA ज़राए के मुताबिक MCB की एक और अफसर इरम बतूल साहिबा ने 161 के बयान में FIA को बताया कि एक साहब खिजर हयात का अकाउंट MCB फैसलाबाद रोड चिन्योट ब्रांच में खुलवाया गया। खिजर हयात के साथ एक शख्स मुजम्मिल आया करता था, जिसने अकाउंट खुलवाने और कैश निकलवाने के मरहले में खिजर हयात का साथ दिया। बाद में खिजर हयात ने कहा कि कारोबारी मसरूफियत की वजह से वो बैंक ना आ सकेगा और अकाउंट का लेन देन मुजम्मिल ही देखेगा। FIA ज़राए के मुताबिक इरम बतूल ने अपने बयान में बताया कि अगर खिजर हयात के अकाउंट से कैश निकलवाने में मुश्किल होती और मुजम्मिल को SOP पूरे करने का बोला जाता तो वो डराने धमकाने लग जाता। FIA ज़राए के मुताबिक इरम बतूल ने यह भी इंकशाफ किया कि खिजर हयात के अकाउंट्स में मुख्तलिफ शहरों से पैसा आता और मुजम्मिल गार्ड्स के हमरा पैसा निकलवाने आता था। FIA ज़राए के मुताबिक इरम बतूल का कहना था कि बैंक मुलाजमीन को इस बात का इल्म था कि मुजम्मिल मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों हमजा शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की रमजान शुगर मिल का मुलाजिम है, लिहाजा वो बैंक मुलाजमीन से जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मंजूर करवाता था। FIA ज़राए के मुताबिक इसी तरह का बयान हामिद अली, जो कि MCB ब्रांच का मैनेजर था, उसने दिया और बताया कि बैंक को इल्म था कि मुजम्मिल शहबाज शरीफ खानदान का मुलाजिम था। FIA ज़राए के मुताबिक MCB के मुलाजिम तैयब अली, मोहम्मद आतिफ, अफजाल अहमद ने भी यही बयानात दिए और कंफर्म किया कि इन तमाम अकाउंट्स को मुजम्मिल नामी रमजान शुगर मिल का मुलाजिम इस्तेमाल करता था। FIA ज़राए का यह भी दावा है कि MCB के मुलाजमीन ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि गुलजार अहमद, तनवीरुल हक, मोहम्मद अनवार और खिजर हयात, जिनके अकाउंट कारोबारी हजरात की हैसियत से खोले गए, उनका पहले से ही MCB में सैलरी अकाउंट था और वो रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन की हैसियत से खुलवाया गया था। जी नाज़रीन, और जब अदालत में गए तो फरिया बीबी ने जो अपना बयान था, फरिया एजाज ने उसमें थोड़ी सी तब्दीली की और उन्होंने कहा कि जी मैंने वारिस खान को देखा ही नहीं था, कभी फॉर्म मेरे सामने साइन ही नहीं किया गया था, इसका टर्नओवर 120 मिलियन था, 11 माह में 788 मिलियन की टर्नओवर थी। शुगर ट्रेडिंग के लिए ये अकाउंट ओपन हुआ था और इसमें फैसल मुश्ताक को नामजद किया गया था। इसी तरह हामिद अली साहब जो MCB के मुलाजिम थे, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि जी MCB की झंग ब्रांच में गुलजार अहमद के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया। हामिद अली ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि गुलजार साहब के साथ मुजम्मिल साहब आया करते थे, मुजम्मिल साहब ज्यादातर कैश लेकर जाया करते थे, मुजम्मिल रमजान शुगर मिल्स का कैशियर था, इसके पास गाड़ी और मुसल्ला गार्ड्स होते थे, कैश के हवाले से तकरार भी होती थी कि लेट क्यों किया।
अब सवाल नाज़रीन ये बनता है कि क्या अदालत में इन सबको इकट्ठा पेश कर देगी FIA ताकि वो अपने बयान आपस में कोऑर्डिनेट करें, और अगर अदालत में सबको इकट्ठा ही पेश करना है तो उससे बेहतर है कि केस ही बंद कर दें, नाच लें, अलग अलग करके गवाहान को लेके आएँ ताकि पता लगे कि जी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, क्योंकि इस हवाले से फोरेंसिक एविडेंसेस मौजूद हैं। मियां मंशा साहब को भी नाज़रीन हमने सवालात भेजे थे कि अपना मौक़िफ़ दे दें उन सवालात का, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन FIA को उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है और FIA को अपने ख़त में उन्होंने बताया है कि जनाब मैं डे टू डे मैनेजमेंट जो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक की, उसमें बतौर एंड माई कैपेसिटी एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं डे टू डे उसकी रनिंग में बिल्कुल भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट में या डे टू डे ऑपरेशंस या मैनेजमेंट में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बुनियादी तौर पर पॉलिसी मैटर्स देखता है, जनरल डायरेक्शन देते हैं ओवरऑल वर्किंग के हवाले से, और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस वगैरह इस हवाले से नहीं दी जाती कि जी किसी ब्रांच में क्या करना है। और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पॉलिसी मैटर है कि हम फुल्ली तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करते हैं और इस मामले में भी तमाम हिदायत दे दी जाएंगी। बुज़दार साहब से भी मंशा साहब की मुलाकातें रही थी जब बतौर चीफ मिनिस्टर नए नए आए थे। बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ कोई एक दो बिजनेसमैन जो है उनके साथ हुई हो तो हुई हो, वैसे जाती तौर पर पुलिस यूनिफॉर्म के ऑर्डर दोबारा करवाने थे? ये तो मुझे नहीं पता किस काम से गए होंगे, लेकिन बिजनेसमैन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर इमाम ने ख़ुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।